Hi, dear friends. Welcome to Neeraj Associates. I am Advocate Neeraj Kumar Saxena. Today, we are going to discuss the total mechanism of as far the bails are concerned, and that bailable offences, non-bailable offences, and the default bail as well as the anticipatory bail. मेरा निवेदन ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज जो है हम अपना जो टॉपिक है वो बेल पे बात करते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन द डेफिनेशन ऑफ बेल। डियर फ्रेंड्स, यू विल सरप्राइज दैट एज फॉर द टर्म ऑफ बेल इज कंसर्न in CRPC it has not been defined anywhere as far the bail is concerned. Now the term bail has not been defined in the Criminal Procedure Code, that is 1973. अब उसको अगर डिफाइन नहीं किया गया है, बट दिस टर्म बेल हैज बीन explained at number of the places in the CRPC. However, the word bail has been used in CRPC. आपने देखा भी होगा at several times इसको यूज किया गया है। और इसमें जो है अगर हम देखेंगे आपके वॉटसन लेक्सिकॉन एंड स्ट्रॉइड्स जुडिशियल डिक्शनरी के अंदर, तो इसको जो डिफाइन किया गया है बेल को, वो ये कहा गया कि जो भी एक्यूज कोर्ट के सामने जब लाया जाता है उसको फ्री किया जाता है कोर्ट के द्वारा, दैट इज द रिलीज किया जाता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। फिर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ के तहत उसको जो है वहां से रिलीज किया जाता है। और जब उसको रिलीज करते हैं तो आपने देखा होगा, और आप अगर देखेंगे कई सब जगह पे मेंशन भी है कि श्योरिटीज की जरूरत पड़ती है। जो श्योरिटीज होते हैं वो इसलिए होते हैं दोज हु आर लायबल टू प्रोड्यूस हिम, आई मीन दैट इज टू एक्यूज टू अपीयर फॉर हिज ट्रायल एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम बिफोर दी लर्नेड ट्रायल कोर्ट्स। अब इसी चीज को आपके फिर अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेलिसबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड, उसने भी ये कहा है कि द इफेक्ट ऑफ ग्रांटिंग बेल इज नॉट टू सेट द डिफेंडेंट और एक्यूज फ्री बट टू रिलीज हिम फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। मतलब ये क्लियर हो गया कि सिर्फ उसको कस्टडी ऑफ लॉ में जो मजिस्ट्रेट जब लेता है तो वहां से जब अगर बेल ग्रांट करता है तो वो उस एक्यूज को सिर्फ रिलीज करता है। और श्योरिटीज जो होते हैं वो श्योरिटीज बॉन्ड को अपना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, which has been written that to the custody of his sureties who are bound to produce him to appear at his trial at a specified time and place. The sureties may seize their principal at the time and may discharge themselves by handing him over to the custody of law and will then be imprisoned. ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर वो नहीं आता है, वो लॉ के जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके तहत उसको बेल मिली थी और श्योरिटी ने जो श्योरिटी लगाई थी, अगर उसके तहत वो स्पेसिफिक टाइम पे वहां पे ट्रायल कोर्ट्स में नहीं पहुंचता है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो उसको जो है श्योरिटीज को बुला के श्योरिटीज कैंसिल करके और उसको दोबारा से जो है जेल भेजा जा सकता है। और बेल्स के जो प्रोविजंस है उस पर हम बात करेंगे। बेल में जैसा कि आपको पता है कि एनी एफआईआर, आई मीन व्हेन इट इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस, आई एम टॉकिंग रिलेटेड टू द पुलिस, व्हेन द पुलिस दे आर गोइंग टू रजिस्टर द एफआईआर, तो एफआईआर जब रजिस्टर्ड करेगी तो उसमें जो है आपके अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड करती है और बेलेबल ऑफेंसेस की है, तो वो बेलेबल ऑफेंसेस की अगर एफआईआर है तो एक तो बेलेबल में जाएगी, अगर नॉन बेलेबल की एफआईआर है तो वो नॉन बेलेबल में जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अगर बेल कराने आदमी जाता है तो किस तरीके से जाता है? दो तरीके से जा सकता है। एक तो या तो उसको पुलिस लेके जाएगी, अगर पुलिस उसको लेके जाती है बेलेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करती है, देन I mean person like the counsel is going to apply the bail application under section 436 of CRPC which is for bailable offences. जब हम bailable offences की लगाएंगे बेल, तो उसमें it is a mandatory for the magistrate to give a bail to the accused.
अब जब वो एक्यूज को जब बेल देंगे, बेल देते वक्त उस समय श्योरिटीज का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक श्योरिटीज होल्डर नहीं होंगे तो वो बेल अगर दे भी गई है, जो कि मैंडेटरी है, तब भी वो व्यक्ति को, एक्यूज को जेल भेज दिया जाएगा जब तक कि वो श्योरिटी नहीं लेके आएगा। जैसा कि मैंने उसमें पहले भी आपको बताया, श्योरिटी की इसलिए जरूरत है कि जिससे जो श्योरिटी होल्डर्स हैं वो एश्योर करते हैं कि जो व्यक्ति जिसके लिए उन्होंने श्योरिटी ली है उसको जब न्यायालय में ट्रायल चलेगी या डेट्स जो आ रही हैं उस डेट पे और टाइम पे वो एक्यूज वहां पर उपस्थित रहेगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये आता है कि आपके जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है कि इट इज टोटल ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि बेल देना है या बेल नहीं देना है। वो दैट इज नॉट अ राइट ऑफ द एक्यूज दैट 100% ही इज गोइंग टू बी बेल आउट, जैसा कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर है। अब बात हम बात करते हैं कि जो 437 है, 437 में जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बेल अप्लाई करेगा तो उस वक्त जो है वहां पे जो बेल उसको दी जाएगी 437 में, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंदर है, बेल दे भी सकता है, मजिस्ट्रेट बेल रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर हम इसका जो है 437 का सब क्लॉज 1 देखें तो उसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है कि 437(1) के अंदर अगर वो हीनियस क्राइम है, डेथ है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या आपका जो है उसमें मोर देन 10 ईयर्स की अगर आ रहा है इम्प्रिजमेंट, तो उसमें जो है वो बेल नहीं दी जाएगी। मगर उसमें यह भी कहा गया है कि अगर एक प्रोविजो में ये कहा गया 437(1) में कि अगर आपका जो एक्यूज है वो 16 साल से कम उम्र का है या महिला है या इसमें एक मिनट लीजिए जो आदमी वो है वो सिक है, ओल्ड है और या इंसेन है, इस कंडीशंस के अंदर बेल दे सकते हैं मजिस्ट्रेट, और वो भी कंडीशंस देंगे कि बेल क्यों दी और हो सकता है ना भी दें। अब बात आती है कि जो 437 का जो सब क्लॉज 3 है, अगर उसको देखें तो मजिस्ट्रेट अगर बेल देते हैं तो उसमें जो है आपके 437 का जो सब क्लॉज 3 है उसके जो आपके दिए हुए प्रोविजंस उसके तहत वो बेल देते हैं कि भाई कल को अगर एक मिनट ले लीजिए एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, श्योरिटी होल्डर्स उसको जो है लेंगे कि वो श्योरिटी होल्डर की वजह से वो वहां पे जब ली गई है तो वो वहां पे कोर्ट में उस डेट और उस टाइम पे उपस्थित रहेगा। प्लस जो आपके जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं और इन्फॉर्मेंट हैं उन सबको कोई किसी तरीके की धमकी नहीं देगा। प्लस जो है जब उसको छोड़ा गया है अगर बेल पे तो वो जो टैंपरिंग नहीं करेगा एविडेंसेस के संग। तो इस तरीके के ये जो है उसमें बैरियर्स रहते हैं। अब बात आती है कि 437 में जब आपके बेल दे दी गई तो फिर यहां पे श्योरिटी होल्डर्स लगेंगे। जो श्योरिटी होल्डर्स लगेंगे वो आपका सेक्शन जो है 441 सीआरपीसी और 442 सीआरपीसी के तहत वो बाद में एक्यूज को जब बेल आउट किया है तो वहां से फिर कर देगा, उसको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। अब बात आती है कि अगर बेल रिजेक्ट हो गई तब क्या करेंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, जो 437 में जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, प्लस उसमें जो है एक इंटरम बेल एप्लीकेशन भी लगेगी और उसको 439 सीआरपीसी के तहत जो है अपन दाखिल करेंगे। दिस बेल एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी फाइल्ड बिफोर द सेशन कोर्ट। जब सेशन कोर्ट में जब 439, बिकॉज इट इज रिटन देयर इन द सीआरपीसी, बिफोर द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, मगर यहां पर यूजली 99% ये होता है कि हम लोग पहले सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी। अगर यहां से डिक्लाइन होती है, रिजेक्शन होता है, तब उसको लेके हम हाई कोर्ट में जाते हैं 439 के अंदर ही। अब बात है कि जब 439 में यहां पे हमने दी बेल एप्लीकेशन, यहां पे अगर बेल एप्लीकेशन हमारी अलाउ हो गई तो अलाउ होने के बाद फिर उसमें
हमको ये होता है कि ये जो बेल आउट किया गया है एक्यूज को, वो यहां से रिलीज होगा 437 के मजिस्ट्रेट में, जहां पर था, जहां पर की श्योरिटी होल्डर्स की बात आ रही थी। तो वो जहां पर हमारा मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट की थी 437 में, उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो बेल वहां पे जाके हमारी जो अलाउ हुई थी सेशन कोर्ट से, वहीं पे श्योरिटी होल्डर्स लिए जाएंगे और वो श्योरिटी होल्डर्स फिर वही 441 442 सीआरपीसी तहत देखेगा तो उसमें वो उसको रिलीज कर देंगे। अब बात आती है कि अगर वहां से 439 में हमारी बेल को डिक्लाइन कर दिया गया, जब बेल को अगर वहां से रिजेक्शन जो किया गया, उस रिजेक्शन ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, उस सर्टिफाइड कॉपी को लेके फिर हम जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर वो अपनी बेल लगाएंगे। जब बेल लगाएंगे तो उसमें जो है बेल जब लगाते हैं तो उसमें नोटिस जो है वो मैंडेटरी है, जिसमें कि मैंडेटरी पीरियड के अंदर वो जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके पास जाएगा। उसके बाद तब जो है जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जो पीरियड है उसका वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारी बेल जो है वो सुनवाई पे आ जाएगी। और अगेन इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू गिव द बेल, आई मीन दैट इज टू अलाउ द बेल और टू रिजेक्ट द बेल। अब अगर वहां से रिजेक्ट हो गई हाई कोर्ट से, तो फिर ये आता है कि हाई कोर्ट से रिजेक्शन के बाद हम फिर से दोबारा से फिर लगा सकते हैं बेल, मगर नए ग्राउंड्स पे हमको लगानी पड़ेगी। हमारी बेल अगर अलाउ हो जाती है तो उसके अंदर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो कंडीशन जो 437 सब क्लॉज 3 के अंदर दी हैं, जो कि बैरियर्स हैं, उनको लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद वहां पे वो एक एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट के हिसाब से वो वहां पे आपके ये भी लगा देते हैं कि श्योरिटी होल्डर्स में उसकी श्योरिटी की वैल्यू कितनी रहेगी। इट मे बी 25,000, इट मे बी 30,000, 40,000, 50,000, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर केस। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। अगर जो भी आपकी 25,000 से ऊपर की जा रही है उसमें वेरिफिकेशन होगा और वो आपका 437 सीआरपीसी के तहत वहां पे जो हम श्योरिटी होल्डर्स हैं वो वहां पे फिर आएंगे, हम उसी कोर्ट में जाएंगे और 441 सीआरपीसी और 442 के तहत फिर मजिस्ट्रेट उस एक्यूज को रिलीज कर देगा। अब बात आती है कि ये हमने आपको बताया 436, 437, 439। अब बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी के तहत है। एंटीसिपेटरी बेल के अंदर हमें मेन जो होता है कि व्हेन द पर्सन हु इज एन एक्यूज, आई मीन ही हैज अ डाउट कि कल को पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की है। उसमें जो है वो फिर दिया 438 के अंदर ईदर बिफोर द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। बट I mean, this is what I'll suggest to you, that first you apply for in the bail. I mean, that is under session court, and then if the session court is going to decline, then we are supposed to take the same like the certified copy of that particular rejection order and apply for the bail anticipatory to high court. This is what the normal procedure is. अब हमारा जो 436, 438, 437, 439 हो गया, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ केसेस के अंदर, अगर अपन ने देखा होगा, आप लोग देखिएगा भी कि डिफॉल्ट बेल के बारे में बात की गई है। डिफॉल्ट बेल में क्या है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अगर आपने 167 सीआरपीसी में देखेंगे, it is for the police that I mean the investigation is supposed to be completed within 24 hours. The first thing is this: if they are unable to complete, then they are going to produce to the accused before the concerned magistrate. मगर जब अगर 167 में वो जो उसको इन्वेस्टिगेशन करना था वो एक अपने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर 90 डेज के अंदर, या हीनियस क्राइम्स हैं उसके अंदर जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके हिसाब से अगर वो कंप्लीट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन, तो हम जो है बेल के लिए 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत उसमें वहां पे बेल एप्लीकेशन डालेंगे और वो दैट इज गोइंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट बेल एंड द बेल इज गोइंग टू बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड पर्सन।
तो अभी हम लोगों ने जो आपको बताया, ये टोटल ब्रीफ में बताया कि किस तरीके से बेल के कौन कौन से सेक्शंस हैं और उसमें किस तरीके से मूव करेंगे। अब बात आती है, कभी कभी ये तो बात हो गई जब पुलिस ने एफआईआर करी और जो है पुलिस जो थे उनको लेके यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने ले आइए एक्सेप्ट 438। अब बात आती है कि सपोज एक्यूज मिला नहीं है मगर एफआईआर है, जैसा कि 438 में एंटीसिपेटरी बेल की बात आ रही थी, मगर यहाँ पे जो 437 है या आपका 437 के अंदर आदमी करेगा क्या, एक्यूज वो सरेंडर एप्लीकेशन डालेगा और सरेंडर एप्लीकेशन डाल के देन ही इज गोइंग टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और उसी में काउंसिल जो है उनकी बेल एप्लीकेशन भी लगाएगा, और बेल एप्लीकेशन जो है वो दैट मे बी अलाउड और मे नॉट बी अलाउड, जैसा कि बाकी टोटल प्रोसीजर फिर उसी तरीके से आपके आएगा जैसा कि पहले आपको अभी बताया। तो डियर फ्रेंड्स, ये ब्रीफ के अंदर था बेल्स का, और इसमें अगर आप सीआरपीसी में देखेंगे तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि कहीं पे भी as for the bail definition is concerned or the term is concerned, that has not been defined or explained anywhere in the CRPC. So मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो है इसको वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।